हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 11th क्लास की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो बात करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पर। द प्रोसेस of interaction between water and anion or cations of salt. The process of interaction between water and anions or cations of salt. तो किसी भी सोल्ट्स के एनायन और कैटायंस के बीच में और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन पैदा होता है उसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, एक सॉल्ट लेते हैं हम NaCl। NaCl को जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ एक सॉल्ट ले लेते हैं CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट या तो हमें एनायन देता है या तो हमें कैटायन देता है। तो AB हमारे पास कोई सोल्ट है, जब हम AB सोल्ट को एक्वस में डालते हैं, पानी में, तो AB A+ और B- आयन हमें देता है। एक्वस में A+ और B- आयन बनाता है। अब यदि हम A+ की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं या B- एनायन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो इन दोनों के बीच में, कैटायन और वाटर के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से इसे हम बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। और सोल्ट के एनायन और वाटर के बीच में इंटरेक्शन जब बनता है तो इसे हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस दो टाइप का बन सकता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। वाटर के कांटेक्ट में यदि कैटायन, सोल्ट का कैटायन यूज होता है तो उसे हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस देते हैं, और यदि वाटर के कांटेक्ट में सोल्ट का एनायन यूज होता है तो हम इसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस का मतलब सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन, बट सोल्ट का एनायन या सोल्ट का एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है या कैटायन रिएक्ट करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोल्ट का एनायन और कैटायन दोनों सोल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट पढ़ते हैं तो चार तरीके का सोल्ट जो है यहाँ हमें बनता है, और डिफरेंट टाइप के सोल्ट का हमें हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर स्टडी करना है। तो चार तरीके के सोल्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं। पहले तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट। ऐसे सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए होते हैं। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम एक HCl ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो NaCl किस तरीके का सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सोल्ट है। दूसरे टाइप के जब हम सोल्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कोई सोल्ट बनाते हैं। सपोज करो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हम यहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि HCl, और इसके साथ हम एक वीक बेस यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम का न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा और क्या बनेगा बच्चों, NH4Cl प्लस H2O। तो ये किस तरीके का सोल्ट है, ऐसा सोल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। इसी तरीके से तीसरे टाइप के जो सोल्ट बनते हैं वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, या इसको हम आपकी बात वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड अगर हम लेते हैं तो वीक एसिड, जैसे वीक एसिड का हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, और इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम काम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो यहाँ हमें जो सोल्ट मिलता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो सोडियम एसीटेट हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सोल्ट होता है। इसके अलावा हम फोर्थ टाइप के सोल्ट की बात करते हैं जो वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बनते हैं। यानी यहाँ एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो इस तरीके के सोल्ट का हम एग्जांपल देखते हैं। वीक एसिड की फॉर्म में हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, और वीक बेस हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम दोनों का ट्रीटमेंट कराते हैं, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हमें अमोनियम एसीटेट सोल्ट का फॉर्मेशन होता है CH3COONH4 प्लस H2। तो यहाँ अमोनियम एसीटेट सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये अमोनियम एसीटेट जो सोल्ट बनता है दिस इज वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सोल्ट है। तो आज हम इन चारों ही टाइप के सोल्ट्स के बाद का हाइड्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं कि यदि हम डिफरेंट सोल्ट का हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराएं, इनके एनायन और केटायन को वाटर के साथ ट्रीट करें, तो वाटर की सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन की पीएच पर क्या इफेक्ट होने वाला है। इट मीन्स सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक होने वाला है या सॉल्यूशन का पीएच बेसिक होने वाला है, और किस तरीके का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, एसिडिक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, या कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बनने वाला है। आइए हम पता करते हैं। सबसे पहले हम जो सोल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ यदि हम सोल्ट लेते हैं, इसको हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके के जो सोल्ट होते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सोल्ट इज हाइड्रेटेड with water. Hydrated with water does not hydrolyzed with water। यानी इस तरीके के सोल्ट जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाते, और ड्यू टू हम कह सकते हैं इस तरीके के सोल्ट का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वाई सर? जैसे कि हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, हम सपोज जब यहाँ दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अगर मैं HCl को वाटर के अंदर डालूंगा तो HCl 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा इन वाटर के अंदर
एसिड जो है वो 100% क्या हो जाएगा बच्चों, आयोनाइज्ड हो जाएगा। और अगर एसिड वाटर के अंदर 100% आयोनाइज्ड हो गया तो यहाँ कितना अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड हुआ, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरीके से बेस के केस में, बेस भी क्या होता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न सारा का सारा सोल्ट जो है वो वाटर के साथ हाइड्रेट होने वाला है। क्या होने वाला है, हाइड्रेट होने वाला है, यानी वाटर के साथ इस तरीके के सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोल्ट कंप्लीटली हाइड्रेटेड विद वाटर। उसके वाटर के भाई ऐसा होगा जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं H+, तो एसिड के द्वारा जितना H+ दिया जाएगा ये, और Cl-, इसको वाटर के OH+ आयन और OH- आयन जो है, H+ आयन और OH- आयन जो है इसको पूरी तरीके से सराउंड कर लेंगे, और सराउंड करने की वजह से सोल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, और ड्यू टू दिस रीज़न ऐसे सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं इस तरीके के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम पहले ले लेते हैं दूसरे तरीके के, हम सोल्ट की बात करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सोल्ट। क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? तो बिल्कुल ये क्या होने वाला है, हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल, हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल। और इस तरीके के हाइड्रोलाइसिस को हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर सोल्ट का कैटायनिक पार्ट जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइसिस करने वाला है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, हम लेते हैं CH3 एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट NaOH हमने लिया, तो हमने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज द सोल्ट विच मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके के सोल्ट को जब हम एक्वस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर ये हमें एसीटेट आयन देता है, एसीटेट आयन इन एक्वस प्लस Na+ आयन इन एक्वस। अब सोल्ट के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो सोल्ट के साथ इस सोल्ट का एनायनिक पार्ट जो है, एसीटेट आयन जो है, ये वाटर के साथ ट्रीट करेगा, ड्यू टू इसे हम कैटायनिक, सॉरी एनायनिक, यहाँ हमने क्या लिखना था, एनायनिक, एनायनिक पार्ट जो है सोल्ट का वो वाटर के साथ ट्रीट करता है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होता है, ड्यू टू दिस रीज़न हम इसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं। और क्या, जब इसको वाटर के साथ हम ट्रीट कराते हैं तो यहाँ CH3COOH का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन का कंसंट्रेशन रह जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर के H+ आयन जो है वो एसीटेट आयन के साथ जुड़ जाते हैं। और एसिटिक एसिड कैसा है बेटा? वीक एसिड है, और हम जानते हैं कि किसी भी वीक एसिड का या किसी भी वीक बेस का जो आयोनाइजेशन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, 0.01%, 0.02%, ठीक है। तो यह एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइजेशन जो है वो, एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज कर जाता है तो हम कहेंगे OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। जब OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया
तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, दस सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो है नेचर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो एक वीक एसिड है और इसका आयोनाइजेशन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी कम होने वाला है। तो इस तरीके से जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो हम कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन का पीएच जो है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 7 होने वाला है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन बेसिक होता है और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन बेसिक बनता है इन नेचर। ड्यू टू दिस रीजन पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। इसी तरीके से अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं वीक की जगह स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस। अब की बार हम बेस को वीक कर देते हैं, एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिला जुला कोई सोल्ट लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl लिया, वीक बेस हमने क्या लिया बच्चों, NH4OH। तो हमें जो सोल्ट मिलने वाला है दैट इज NH4Cl। तो इस तरीके के सोल्ट को जब हम एक्वस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, इट गिव्स अमोनियम आयन एंड Cl माइनस आयन इन एक्वस। और इसका अब यहाँ इस तरीके के सोल्ट का, इसको हम केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्ट का जो केटायन है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होने वाला है। दिस इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। तो यहाँ NH4OH बनने वाला है और साथ में H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर NH4OH बनता है और NH4OH का लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb यूज करते हैं। तो Kb का वैल्यू काफी कम होता है, क्योंकि दिस इज वीक बेस और वीक बेस होने की वजह से इसका काफी कम जो है आयोनाइजेशन सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो मेनली इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। और ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। और ड्यू टू concentration of acetate is concentration of H+ ion increase in the solution, pH of this solution is less than 7। तो जब भी केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो ऐसे सॉल्यूशन नेचर में एसिडिक होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है। और जब भी कोई एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो ऐसे सॉल्यूशन नेचर के अंदर बेसिक होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे सोल्ट की जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होते हैं। क्या इस तरीके के सोल्ट हाइड्रोलाइज होंगे? बिल्कुल। यहाँ पर इस तरीके के सोल्ट भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे और यहाँ इसको हम एनाइनिक एंड केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस नाम देंगे। एनाइनिक एंड केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। तो बिकॉज ऑफ यहाँ बोथ कंपोनेंट ऑफ सोल्ट यानी एसिड और बेस जो है बहुत वीक हैं और ड्यू टू यहाँ पर सोल्ट का एनायन भी वाटर के साथ जो है वो ट्रीट करेगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा और केटाइनिक पार्ट भी जो है वो सोल्ट के साथ
क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट का। सपोज करो वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड और वीक बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोल्ट बनता है वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर जो सोल्ट बना, दिस इज अमोनियम एसीटेट। जब हम अमोनियम एसीटेट को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, वाटर के अंदर घोलते हैं, तो इट गिव्स हमें, यह हमें एसीटेट आयन देगा और साथ में अमोनियम आयन भी बनाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही वीक होने की वजह से एसीटेट आयन भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा और अमोनियम आयन भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो इस तरीके से हमें CH3 COOH COO माइनस प्लस H2O और ये बनाएगा हमारे पास CH3 COOH प्लस OH माइनस CH3 COO माइनस प्लस H2O। तो ये हमारे को एसिटिक एसिड बनाएगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं NH4 प्लस आयन भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेगा और ये हमें देगा NH4OH प्लस H प्लस आयन। तो ऐसे सोल्ट के अंदर हमें दोनों ही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी दिखाई देगी और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी। इस तरीके के सोल्ट को अगर यदि हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं और इस तरीके के सोल्ट का यदि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके के सोल्ट में हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी मिलने वाला है और साथ में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी मिलने वाला है। तो यदि हम कह सकते हैं, यदि इस तरीके के सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो इस तरीके का सोल्ट जो है न्यूट्रल इन नेचर होगा, न्यूट्रल इन नेचर। क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होने की वजह से सोल्ट इज ए न्यूट्रल इन नेचर। कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा मिले, तब इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। और इसी तरीके से हो सकता है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है ये OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से कम मिले, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। क्या होने वाला है बच्चों? बेसिक इन नेचर। तो यहाँ जब हम वीक एसिड और वीक बेस जैसे सोल्ट का वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं और उसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें 3 टाइप का सॉल्यूशन मिल सकता है। सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है। तो pH ऑफ सच सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द pK वैल्यू। तो ऐसे सॉल्यूशन की pH को हम pK वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं pH of such type of solution is determined pH of such type of solution is determined by the value of P by value of
पीके वैल्यूज ऑफ पीके वैल्यू। इस तरीके से हम जानते हैं, सपोज करो कि के अगर यदि हमें निकालना है तो हम कैसे, पी के इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के, और पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के। तो यदि पी के ए का वैल्यू ग्रेटर देन पी के बी है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। यदि पी के बी का वैल्यू ग्रेटर देन, या हम कह सकते हैं पी के ए का वैल्यू पी के बी से कम है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बाय यूज ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। दिस इज हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन को हम लिखते हैं पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी। तो यहाँ हम देख सकते हैं पी के ए का वैल्यू यदि इंक्रीज कर गया, यानी डिफरेंस बिटवीन पी के ए माइनस पी के बी, तो पी के ए का वैल्यू यदि पी के बी से ज़्यादा है तो यहाँ पी एच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, पी एच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा। और यदि पी के बी का वैल्यू पी के ए के वैल्यू से ज़्यादा है तो पी एच का वैल्यू लेस देन 7 होगा। और पी एच अगर ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा? बेसिक। पी एच लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। जैसे कि क्वेश्चन हम देख सकते हैं, सपोज करो हमें किसी एसिड का, हमारे पास कोई एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड का हमें Ka4 वीक एसिड इज इक्वल टू 10 to the power minus 5। हमें सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है।